दीपक गौतम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपक एकेडमी की स्टडी में स्वागत है। और अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 3 वीडियो डाला है जो कि पेपर और पेन से पढ़ा के डाला है। अब मैं हमेशा आपको वीडियो ऐसे बोर्ड पे पढ़ाते हुए डालूँगा और हो सकता है आपको ऐसे कुछ ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि पेपर और पेन पे आदमी समझा भी नहीं पाता है। तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है आपका, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने अभी तक बताया था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण जो कि कक्षा 10 का प्रकाश चैप्टर का एक पार्ट है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो अभी परावर्तन का हम लोग पार्ट चला रहे हैं। तो अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब हमने बता दिया था कि 6 प्रकार का बनता है। और अब उत्तल दर्पण की बारी है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है और कैसा होता है। आभासी होता है, छोटा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, कैसा होता है, उस बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें हेडिंग डालेंगे हम लोग कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। तो उत्तल दर्पण में इसमें ज़्यादा प्रकार से प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसमें मात्र 2 प्रकार से बनता है। कब कब कि एक वस्तु जब अनंत पे रखी होती है, ठीक, और दूसरा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी रहती है, तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो उत्तल दर्पण का पहला केस हम लोग लेंगे कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे रखी हो। में पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है। तो वस्तु अनंत पे रखी हो तो इसके लिए पहले हम लोग उत्तल दर्पण बनाएंगे। और उत्तल दर्पण बनाने से पहले हमको जानना जरूरी है कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो जैसा कि मैंने, अगर आप देखे होंगे पिछला वीडियो तो आपको पता हो गया होगा कि उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण देखिए, इसमें जो है उत्तल दर्पण है ये, इसमें जो धंसा हुआ भाग है इस पर कलई की गई रहती है। ठीक है। और जो उभरा भाग है वो परावर्तक तल होता है, मतलब उस पर कलई नहीं की गई रहती है। ठीक। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया और इसका मुख्य अक्ष होगा। ठीक है। ये मान लेते हैं इसका मुख्य अक्ष है, इसको आगे तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक। तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र हो गया, और ये हो गया आपका ध्रुव जिसको P से लिखते हैं, वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के एकदम बीचों बीच में होता है मुख्य फोकस, जिसको लिखते हैं कैपिटल F से। ठीक है। तो अब देखिए, जब कह रहा है जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। तो अनंत पर का मतलब कहीं भी हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है। मान लेते हैं ये वस्तु क्या है, AB। ठीक, वस्तु क्या है, AB। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी भी जो प्रकाश किरण है वो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दिखाया जाता है, कि हमेशा वो मुख्य अक्ष के जब समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात तो कैसे जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पे चूँकि परावर्तक तल इधर ही है और फोकस उसके अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे तो प्रकाश जा नहीं पाएगा डायरेक्ट। तो इसको हम लोग कहते हैं कि मुख्य फोकस की तरफ या मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। इसी को वापस ऊपर की तरफ परावर्तित कर देते हैं। तो ये हो गया
जब उत्तल दर्पण पे किरण आया समांतर तो परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसको लिखेंगे। ये देखिए, इसको बना लेंगे कि प्रकाश किरणें किधर से आ रही हैं और कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किधर जा रही हैं। वैसे ही नीचे का देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आया मुख्य के समांतर, तो यहाँ से भी मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, इसको बना लेंगे। ठीक, अब देखिए, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो इसमें जब भी वस्तु अनंत पे रखा होता है उत्तल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। अब फोकस क्या है, दर्पण के पीछे है। ठीक, क्योंकि सामने तो है नहीं, तो दर्पण के पीछे है, इसलिए क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक, और वस्तु अनंत पर है तो उसका साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए उसका प्रतिबिंब जब फोकस पे बन रहा है तो ये बहुत ही छोटा बन रहा है। तो दो चीज़ हो गया कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। किस वजह से, क्योंकि दर्पण के पीछे है, फोकस पे बनेगा। ठीक, और वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि जब भी वस्तु अनंत पे रखी होगी उत्तल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा फोकस पे बनेगा। तो इसको लिख लेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी, ठीक, सीधा तथा मुख्य फोकस या फोकस भी कह सकते हैं, मुख्य फोकस पर बनती है। और मुख्य फोकस कहाँ है, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो हम लोग जाने कि उत्तल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु अनंत पर होगा तो हमेशा फोकस पे बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा, वस्तु नहीं आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, अब जानेंगे कि वस्तु जब ध्रुव और अनंत के बीच रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से और बना लीजिए। ठीक है, तो दूसरा अब है कि जब वस्तु लिखेंगे, जब वस्तु दर्पण के लिखने का मतलब है, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का हम लोग पढ़ रहे हैं तो उत्तल दर्पण से है। दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी हो। ठीक है, ये आपका हेडिंग है, जब दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी हो। तो देखिए, फिर बनाएंगे हम लोग उत्तल दर्पण। ये एग्जाम में ये फिगर अगर आप बना देते हैं, आता भी है बनाने का, अगर आप बना देते हैं तो समझिए कि आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, ये कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ मत समझिएगा। ये हो गया आपका ध्रुव और इधर हो गया अनंत। तो मान लेते हैं ध्रुव और अनंत के बीच कह रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं वस्तु रखा है। ठीक है, वस्तु को लिख देते हैं ए बी। ठीक, तो पहली किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर।
ठीक है। और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ये तो हमको पता है। ठीक। फिर इसके बाद से दूसरी किरण चलती है, ठीक है। दूसरी किरण जो कि यहाँ से सीधे चलती है वक्रता केंद्र की तरफ, वक्रता केंद्र की तरफ, और फिर यहाँ से तो चल दी वक्रता केंद्र की तरफ। तो ये वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, और परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग में क्या हो जाता है, वापिस हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पे ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जो दोनों किरणें हैं, जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। ठीक है, दिक्कत ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो मुख्य इसके समांतर जब गया तो फोकस से होते हुए चला गया, फिर वक्रता केंद्र से जो जाता है वो फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ये दोनों जहाँ काट रही हैं, इसको देखेंगे तो क्या है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है। ठीक। कहीं पे वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक। और सीधा बन रहा है, जिससे वस्तु है वैसे ही प्रतिबिंब भी बन रहा है इसका। और क्या है, आभासी बन रहा है, क्योंकि दर्पण के पीछे है। इसमें लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा तथा दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस के बीच बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि दो प्रकार का है। पहला जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अब इसके बारे में, ये तो हो गया प्रतिबिंब का बनना। अब आता है आपका दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दर्पण सूत्र जानेंगे हम कि दर्पण सूत्र क्या होता है, और दर्पण सूत्र पे हमेशा आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, दर्पण सूत्र। ठीक, दर्पण सूत्र दोनों दर्पण के लिए है, या तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण के लिए सूत्र समान ही है। बस एक ही कोई दर्पण लेके हम लोग समझ जाएंगे, तो आसानी से समझने के लिए अवतल दर्पण अच्छा रहता है। तो देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण काम हो गया। ठीक, ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका केंद्र, ये हो गया आपका फोकस। ठीक, तो हम लोग जानते हैं ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। ठीक,
अब मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, तो क्या बोलते हैं इसको, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, ए और बी। तो यहाँ से आती है किरण और परावर्तन के पश्चात फोकस होती हुई चली जाती है। फिर यहाँ से दर्पण की वक्रता केंद्र के से आती है और परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे बनता है इसका प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। हमने आपको उस पेपर और पेन वाले पे बताया है कि कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया आपका बी डैश और ए डैश। तो यहाँ पे तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो वही है कि दर्पण सूत्र में फोकस हमको पता होना चाहिए, ठीक। फिर ध्रुव से कोई भी दूरी अगर हम मापेंगे तो ध्रुव से मापेंगे। तो ध्रुव से और वस्तु ये है, ध्रुव से और वस्तु की दूरी होती है, उसको लिखते हैं यू से, स्मॉल यू, ठीक है, ध्रुव और वस्तु की दूरी। फिर प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी होती है, उन्हें ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं स्मॉल भी से, ठीक है। ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण सूत्र होता है कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मतलब 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, वस्तु की दूरी कहाँ से, ध्रुव से, प्लस 1/, प्रतिबिंब की दूरी, वो भी कहाँ से, ध्रुव से। जब भी हम वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या मापते हैं तो हमेशा दर्पण के ध्रुव से ही मापते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका दर्पण सूत्र। ये सूत्र हमेशा आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इस पर हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लीजिए आपको दिया रहेगा कि वस्तु से दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी इतनी है और दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी इतनी है, तो फोकस दूरी निकालिए कि इस दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है। या दिया रहे कि दर्पण का फोकस दूरी इतना है और ध्रुव से वस्तु की दूरी इतना है, तो प्रतिबिंब का दूरी निकालिए। या फिर दिया रहे कि प्रतिबिंब की दूरी इतना है, फोकस दूरी इतना है, तो वस्तु की दूरी कितनी होगी। ये 3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है और बनता ही है। तो आप लोग इसको हम आगे भी करा देंगे कि इस सूत्र पे क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। और फिर उस वाला जो है कि F इक्वल टू R/2, ये वाला सूत्र कि जो फोकस है वो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है, ठीक है। तो इस पे भी सवाल पूछता है कि अगर फोकस अगर किसी दर्पण का फोकस इतना है तो उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा, या किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या इतना है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा। तो इस सूत्र से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दर्पण सूत्र, ठीक। तो दर्पण सूत्र आप तैयार कर लेंगे और इस पर हम थोड़ा क्वेश्चन कुछ लगा लेते हैं ताकि आपको भी समझा सके, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर हम दूरी निकालते हैं तो उसके लिए दोनों दर्पण के लिए एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है। जैसे आप लोग नंबर लाइन जानते हैं, संख्या रेखा, तो ये मान लीजिए ये तो हो गया आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है नहीं, अवतल दर्पण, ठीक है। और ये आपका हो गया क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है। दर्पण में कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक। तो यहाँ से इधर इसका इधर होगा फोकस और वक्रता केंद्र, और जो भी वस्तु होगा इधर होगा, ठीक। इसका फोकस इधर होगा और वक्रता केंद्र भी इधर होगा, ठीक। तो संख्या रेखा के अनुसार हम लोग इसमें भी देखते हैं कि यहाँ ध्रुव से, ठीक है, जो भी इसके बाएं साइड होगा, ध्रुव के बाएं साइड, वो हमेशा दूरी जो है माइनस में देखी जाएगी। जैसे इसको अगर 0 मान लें तो इधर बाएं साइड आने पे क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5। वही
उत्तल दर्पण में इसको अगर 0 मान लें तो इसके दाहिने साइड क्या होता है, 0 के बाद से 1 2 3 4, मतलब इधर पॉजिटिव होता है और इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। वैसे इसमें भी इसके इधर पॉजिटिव होगा और इसके इधर निगेटिव होगा। ये सारी चीज़ देख के ध्यान में रखते हुए हम लोग सवाल लगाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में भी। और हमेशा चूँकि दूरी तो लगाते हैं भले निगेटिव के रूप में, लेकिन हम लोग जानते हैं दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो उसको बाद में हम लोग लिख लेते हैं, उसकी जो भी दूरी आती है उसको पॉजिटिव में लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं जो ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो इसका हल लिखेंगे हम लोग। हल लिखने से पहले हम लोग जानेंगे कि दिया क्या है। ठीक, पूछ रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए और 40 सेमी फोकस दूरी इसका दिया है। ठीक है, तो ये मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण। ठीक, ये आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये इसका हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस। तो ये जो दूरी है वो दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दूरी पूछ रही है। ठीक, मतलब कैपिटल आर पूछ रहा है। ठीक, तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर कितना है, 40 सेंटीमीटर है और वो ध्रुव के बाएं साइड है, इसलिए इसको लिखेंगे -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सूत्र हम लोग जानते हैं कि सूत्र से क्या होता है, F = R/2। F है ये, इसको F लिख लेंगे और पूछ क्या रहा है, R पूछ रहा है। ठीक है, तो सूत्र को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा कि R = 2F, R = 2F। इधर भाग में है 2, इधर इसको = के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। R को R लिख दिए और 2 का गुणा F में कर दिए तो R = 2F। ठीक है, अब R पूछ रहा है तो R को रहने देंगे, 2 है गुणे F बराबर कितना दिया है, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे तो आता है -80 सेंटीमीटर। चूँकि दूरी कभी भी निगेटिव होती नहीं है, इसलिए इसका जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या वो कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है कितना है, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि वो दर्पण के बाएं साइड है इसलिए इसको -40 लिख लेंगे। ठीक है, और R पूछ रहा है, मतलब वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है और फोकस दूरी दिया हुआ है। तो सूत्र हम लोग जानते हैं F = R/2, मतलब जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो R = 2F हो गया। फिर F की जगह पर उसका मान भर देंगे और गुणा कर देंगे तो -80 सेंटीमीटर हो गया। और कभी भी दूरी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए उसका जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। फिर यही दे दे, इसको उलट सकता है कि वक्रता त्रिज्या दे दे और फोकस दूरी पूछे, तो फोकस दूरी पूछेगा तो फोकस दूरी पूछेगा, वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा, 2 से इसको वक्रता त्रिज्या को भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का फोकस दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है और एक
वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये बताना है कि प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से कितनी होगी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण चूंकि दिया है तो जानेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया केंद्र, ये हो गया फोकस, और इसका जो फोकस दूरी है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया ध्रुव, और इधर जो वस्तु की दूरी है वो दिया है 20 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं वस्तु है कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर। तो जो u है, ठीक है, तो लिखेंगे इसका हल कि दिया है फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी f बराबर, उधर है पॉजिटिव है तो मतलब प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर वस्तु की दूरी कहाँ से, दर्पण की ध्रुव से। वस्तु की दूरी को लिखते हैं u से, और ये किधर है, दर्पण के बाईं साइड, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये होगा -20 सेंटीमीटर। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इसको लिखते हैं v से, ये पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखे हैं कि दो तरह का प्रतिबिंब बना है और दोनों ही दर्पण के पीछे बना है, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, जो भी दूरी आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर फोकस दूरी दिया है, वस्तु से की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो दर्पण सूत्र से हम लोग जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इसमें अब मान भरेंगे, ये हो जाएगा। अब चूँकि v पूछ रहा है, ठीक, पहले मान भरेंगे, ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/-20 प्लस 1/v। ठीक, अब ये 1/v को इधर रहने देंगे और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/20। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसका लॉसर ले लेंगे, 1/v बराबर ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, मतलब 20, ये हो गया 2 + 1। ठीक, कोई दिक्कत, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, यही है 1/v बराबर 2 + 1/20। ठीक, ये हो जाएगा 1/v बराबर 2 और 1 3/20। अब v चूँकि नीचे है तो इसको उल्टा करेंगे, v ऊपर जाएगा तो इधर का भी मान ऊपर हो जाएगा 20/3। इसका जो भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6 पॉइंट, भाग दीजिए, 6.7 के समथिंग आएगा, 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए, वस्तु की दूरी दिया है -20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब निकालना है, तो दर्पण सूत्र से हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें मान भर देंगे, फिर दोनों को, फिर 1/v को रहने देंगे और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 1/10, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस 1/20, और दोनों का 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, और इसका 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 2 + 1 ऐड करेंगे तो 3/20 हो गया। फिर 1/v नीचे है, v को ऊपर लेके जाएंगे, तो v इक्वल टू, फिर ये नीचे है इसको भी ऊपर कर देंगे तो 20/20
3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर v जब भाग देंगे तो 6.7 सेंटीमीटर ये आएगा। यही आपका हो गया ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो ये आपका 2 तरह का क्वेश्चन रह गया, और बाकी हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे बनता है प्रतिबिंब, और आगे के भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरा वीडियो देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, और वीडियो को पूरा देखिए। जो भी वीडियो आपके पास आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा। हम कोशिश करेंगे अपना कि हम अच्छा से अच्छा आपको पढ़ा के दें, आपको अच्छे से तरीके से समझाएं। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, फिर हम आपको उसको समझाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।